Hello everyone, in this video we are going to start our topic second harmonic distortion in a power amplifier. In our previous videos we have studied about power amplifier and the harmonic distortion also, and we have studied what is second harmonic distortion. In our last video हमने देखा था कि second harmonic motion क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि हमारे आउटपुट पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। और इसमें जो बाद के हार्मोनिक्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होने की वजह से उन्हें हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है और इसे हम सेकेंड हार्मोनिक, और इस तरह के डिस्टॉर्शन को हम सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि डिस्टॉर्शन क्यों प्रोड्यूस होता है, कि ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो लीनियर ना हो करके, मतलब वो लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है इज़ नॉट लीनियर। वो क्या होता है? लीनियर नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? कर्व ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इज़ नॉट लीनियर, यानी कि आउटपुट करंट या आउटपुट सिग्नल उसी रेशियो में इंक्रीज़ नहीं हो पाता है जिस रेशियो में हम उस पर इनपुट को अप्लाई करते हैं। तो जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है इन केस ऑफ बीजेटी, इट इज़ कर्व बिटवीन आईसी वर्सेस आईबी, ठीक है। आईबी वर्सेस आईसी का जो कर्व होता है वो लीनियर होना चाहिए, लेकिन वो लीनियर नहीं हो पाता है। सो टू कैलकुलेट द सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, consider the ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक जो इसका अभिलाक्षणिक ये वक्र है इस पैराबोलिक। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यानी कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच का ग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं इनपुट करंट आउटपुट करंट आईबी वर्सेस आईसी का जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होकर कि किस शेप का है? पैराबोलिक। क्योंकि अब हमें इसके लिए वैल्यू को कैलकुलेट करना है सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो हमें कोई एक शेप लेकर के देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये जो ग्राफ होता है ये लीनियर ना हो करके पैराबोलिक शेप का होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक इज़ पैराबोलिक इन नेचर। तो हम बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने लिखा होगा, देखा भी होगा, पढ़ा होगा। तो आउटपुट करंट दैट इज़ आई ई विल बी इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेते हैं इंटू आई बी प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू आई बी स्क्वायर। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इसी के बेसिस पर आई सी हमारी आउटपुट करंट है जो कि y एक्सिस पर होती है, और आई बी हमारी इनपुट करंट है जो कि x एक्सिस पर होती है। तो G1 और G2 दो कॉन्स्टेंट्स लेकर के हमने इसको पैराबोला की इक्वेशन लिख ली बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पर G1 एंड G2 जो है वो कांस्टेंट है। अब हम मान लेते हैं अज्यूम दैट द इनपुट करंट इज़ कोसाइन इन नेचर। जो हमारी करंट होती है, क्योंकि करंट एक वेव फॉर्मेट में होती है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो करंट है वो कोसाइन इन नेचर है, यानी कि कॉस फंक्शन के कॉस वेव के रूप में या कॉस फंक्शन के रूप में चेंज होती है। तो हमारी आई बी की वैल्यू हो जाएगी आई बी एम कॉस ओमेगा टी, जहाँ पर आई बी एम एक कांस्टेंट है जो कि करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई बी की वैल्यूज़ को अगर सब्सटीट्यूट कर दें, देन वी विल गेट आई सी इज़ इक्वल टू G1 आई बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस G2 आई बी एम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई बी एम का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं
हम cos 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा आई सी इज़ इक्वल टू G1 आई बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस G2 आई बी एम स्क्वायर, यहाँ पर आई बी एम स्क्वायर है और यहाँ पर जो cos स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी जगह पर हम लिख देंगे cos 2 ओमेगा टी प्लस 1/2। यहाँ से हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट G1 आई बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस G2 आई बी एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस G2 आई बी एम स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर हम देख लेंगे इक्वेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, पहली टर्म में cos ओमेगा टी है नेक्स्ट टर्म में, और दूसरी टर्म में cos 2 ओमेगा टी है। सो आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी विल गेट, तो यहाँ से हमें आई सी की ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि G2 भी कांस्टेंट है, G1 भी कांस्टेंट है, आई बी एम भी हमारा कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से इस पूरी कांस्टेंट टर्म को हम एक टर्म से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसको हम मान लेंगे B0। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में इस वाली टर्म में भी ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम मान लेंगे B1 एंड सिमिलरली ये वाली जो टर्म हो जाएगी दिस विल बिकम B2। तो यहाँ से हमें आई सी की वैल्यू मिलेगी, आई सी इज़ इक्वल टू B0 प्लस B1 कॉस ओमेगा टी प्लस B2 कॉस 2 ओमेगा टी। हमने IC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो हमारी टोटल आउटपुट करंट होती है, BJT के केस में जो आउटपुट करंट है वही हमारी कलेक्टर करंट है, तो जो टोटल आउटपुट करंट होती है वो DC बायसिंग में इस करंट को जोड़ने पर मिलती है। यानी इसके अंदर वो पार्ट भी इंक्लूडेड होता है जो हमने DC बायसिंग करके कलेक्टर पर अप्लाई किया है। तो जो टोटल करंट होती है वो अप्लाइड वोल्टेज प्लस DC सिग्नल कंपोनेंट जो हमें सिग्नल उस पर मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट जो हमने फ्रीक्वेंसी लगाई है उसका आउटपुट प्लस सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट जो उसके अंदर एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन ऐड होकर के मिल रहा है, इन सभी के सम के बराबर होता है। तो IC को हम लिख सकते हैं ICQ। यहाँ पर ICQ क्या हो जाएगा, DC बायस या फिर अप्लाइड वोल्टेज, ये किसके बराबर हो जाएगा ICQ प्लस DC सिग्नल कंपोनेंट जो कि किसके बराबर होगा, B0 के बराबर होगा जो हमें सिग्नल पर मिल रहा है, प्लस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या फिर मूलभूत आवृत्ति अवयव जो हमने इनपुट लगाया है उसके लिए हमारा मेन आउटपुट जो बिल्कुल उसी की कॉपी होता है, इनपुट की कॉपी होता है वो वाला आउटपुट, उसके साथ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे ऐड होकर के आते हैं यानी कि डिस्टॉर्शन वाला एलिमेंट जो कि किसके बराबर हो जाएगा, B2 के बराबर। तो B1 कॉस ओमेगा टी प्लस B2 कॉस 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल आउटपुट करंट या फिर टोटल कलेक्टर करंट। ओके, जो हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करी थी IC की, सिर्फ इसमें हमने एक एक्स्ट्रा टर्म ICQ ऐड कर दिया है जो कि क्या है, हम जो वोल्टेज उस सिग्नल को दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज के बराबर होगा। जहाँ पर ICQ और B0 मिलकर के हमारा टोटल DC कंपोनेंट बनाएंगे। B1 जो होगा हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने अप्लाई की थी उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, वो भी आउटपुट में, और B2 जो होगा वो हमारे सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के एम्पलीट्यूड या उस कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इसे हम सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट कहते हैं या फिर सेकेंड हार्मोनिक अवयव कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर इस करंट के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर हम आउटपुट करंट को ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये ICQ के बराबर है, यानी करंट की वो वैल्यू, यहाँ पर करंट ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो होती तो ये पॉइंट यहाँ पर आता। ये करंट की वो वैल्यू है जो हमने बाहर से वोल्टेज अप्लाई करने पर आती है। हम यहाँ पर भी एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं BJT में,
कलेक्टर पर भी, तो उस वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से जो करंट की वैल्यू होती है ये उसके बराबर है। तो अब हम हर एक कंडीशन पर IC की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। पॉइंट 1 पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 0। पॉइंट 1 पर ओमेगा टी 0 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर IC को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं IC की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी उसको लिख लेते हैं। IC इज़ इक्वल टू ICQ प्लस B0 प्लस B1 कॉस ओमेगा टी प्लस B2 cos 2 ओमेगा टी। अब हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर ओमेगा टी 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos 0 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें IC मिलेगी ICQ प्लस B0, ये 1 हो जाएगा तो प्लस B1 और ये भी 1 हो जाएगा तो प्लस B2। यहाँ से हमने IC की वैल्यू एट पॉइंट 1 पर कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हम पॉइंट 2 पर कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि पॉइंट 2 पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 के बराबर हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर cos ओमेगा टी की जगह पर π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा cos π/2। cos π/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर cos 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos π, और cos π की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें मिलेगी ICQ प्लस B0, -1 होता है तो -B2, ये होगी IC एट पॉइंट 2। इसी तरह से हम पॉइंट 3 पर भी IC को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि पॉइंट 3 पर cos ओमेगा टी जो होगा वो पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम IC को अगर कैलकुलेट कर ले, ये हमारी IC की इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ICQ प्लस B0 और B1 cos पाई, ओमेगा टी की जगह पर क्या आएगा, पाई। तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, सो इट विल बिकम -B1। फिर यहाँ पर आ जाएगा B2 cos 2 पाई, ओमेगा टी की जगह पर जब हम पाई रखेंगे तो cos 2 पाई और cos 2 पाई इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लस B2। तो हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर हमने क्या कर लिया, करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हम देख सकते हैं इस ग्राफ से कि पॉइंट 1 पर जो ICQ होती है वो मैक्सिमम होती है। वैसे भी यहाँ सारी टर्म्स प्लस में आ रही है, तो यहाँ से हमें करंट की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और पॉइंट 2 पर करंट की वैल्यू एग्जैक्टली ICQ के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ उतनी ही होती है जितना हमने बाहर से उस पर अप्लाई किया है। और पॉइंट 3 पर करंट की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है। इसको हम यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि B1 जो होगा वो नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर ये इस करंट की वैल्यू को मिनिमम कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ IC इज़ इक्वल टू I मैक्स। इस पॉइंट पर IC जो होगी वो I मैक्सिमम के बराबर होगी। पॉइंट 2 पर IC जो होगी वो हमारी एग्जैक्टली ICQ के बराबर होगी, और इस पॉइंट पर जो हमारी IC होगी वो I मिनिमम के बराबर होगी। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके I मैक्सिमम, ICQ और I मिनिमम की वैल्यूज़ को अगर मैं लिखूं तो I मैक्स इज़ इक्वल टू I मैक्स इन सभी के सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ I मैक्स इज़ इक्वल टू ICQ प्लस B0 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ICQ की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो हमने देखा इस पॉइंट पर ICQ के बराबर होगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा ICQ प्लस B0 माइनस B2, एंड इसी तरह से I मिनिमम के लिए हमको मिलेगा ICQ प्लस B0 माइनस B1 प्लस B2। इक्वेशन नंबर 2 से ICQ से ICQ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट B0 इज़ इक्वल टू B2। ये हुआ हमारा एक रिज़ल्ट। अब हम क्या करेंगे, एक बार I मैक्सिमम और I मिनिमम को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम इज़ इक्वल टू
ICQ से ICQ ऐड हो जाएगा 2ICQ, B0 से B0 भी ऐड हो जाएगा 2B0, लेकिन B1 में से B1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2B2, तो इससे हमें मिलेगा 2ICQ। अब हम जानते हैं कि B0 जो होता है वो B2 के बराबर होता है, इस इक्वेशन से हम ये निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पर B0 को B2 से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2B2 प्लस 2B2 हमें मिल जाएगा 4B2, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम की वैल्यू। यहाँ से अगर हमें B2 को कैलकुलेट करना हो तो इस टर्म को हम माइनस में भेज देंगे, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम माइनस 2ICQ, और 4 जो है अपॉन में आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा B2, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट की वैल्यू, जो हमें सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी करंट में, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें मिलेगा I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, ICQ से ICQ माइनस हो जाएगा 0, B0 से B0 भी माइनस हो जाएगा तो 0, B1 प्लस B1, क्योंकि इसका सिंबल चेंज हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 2B1, और B2 में से B2 भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम B1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन 2, ये है हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट की वैल्यू। हमने यहाँ पर लिखा था B1 क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और B2 क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जो सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज इक्वल टू B2 अपॉन B1 इंटू 100। ये वैल्यू परसेंट में कैलकुलेट की जाती है, जहाँ पर B2 है हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट जो हमने नहीं दिया था, लेकिन वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें डिस्टॉर्शन के तौर पर मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू अपॉन B1, यानी हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लगाई थी उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू, दोनों का रेशियो इंटू 100। यहाँ से हम सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम परसेंट डी भी कहते हैं, जो कि B2 अपॉन B1 इंटू 100 से कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ पर से हमें डिस्टॉर्शन परसेंट की वैल्यू मिल जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।